अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज है हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 10A। हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज का मतलब क्या है कि इंसानी कान कहाँ से लेके कहाँ तक जो है वो आवाज़ सुन सकते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपने डेफिनेशन लिखना है द रेंज ऑफ द फ्रिक्वेंसीज विच अ ह्यूमन ईयर कैन हेयर इज़ कॉल्ड द ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। अब हमारे पास हमारी रेंज कितनी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे हम कोई आवाज़ नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर कोई आवाज़ नहीं सुन सकते। अब जो है डिफरेंट जो लोग होते हैं उनकी ऑडिबिलिटी चेंज होती है, कोई ज़्यादा सुन सकता है कोई कम सुन सकता है। लेकिन जो है अब देखें यंग जो चिल्ड्रन हैं वो क्या करते हैं 20,000 हर्ट्ज तक आवाज़ सुन सकते हैं। लेकिन जो है हमारे पास जो बूढ़े लोग हैं वो 15,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज़ नहीं सुन सकते। तो ये है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज कि किस रेंज तक कौन सुन सकता है। आपने डेफिनेशन पढ़ ली। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए आपने डेफिनेशन के बाद इस वाले पेज पे 30 वाला जो पेज है इस पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दें और ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपने लिखना है। We know that the sound is produced by a vibrating body. A normal human ear can hear a sound only if its frequency lies between 20 Hz and 20,000 Hz. In other words, a human ear neither hears a sound of frequency less than 20 Hz nor a sound of frequency more than 20,000 Hz. वही बात जो मैंने आपको बता दी कि यहाँ से कम और यहाँ से ज़्यादा नहीं सुन सकते। Different people have different ranges of audibility. It also decreases with age. Young children can hear sounds of 20,000 Hz, but old people cannot hear sounds even above the 15,000 Hz. ये आपका जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है आप टॉपिक पढ़ना है अल्ट्रासाउंड्स। अल्ट्रासाउंड हमारे पास क्या होती है वो वाली हमारे पास जो साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है हम उसको क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। और ये इनऑडिबल होती है इंसानी ईयर के लिए, मतलब कि हम उसको नहीं सुन सकते। Sounds of frequency higher than 20,000 Hz which are inaudible to normal human ear are called ultrasound और ultrasonic waves। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। अगर शॉर्ट में आ जाए तो आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। और उसके बाद आगे क्या हैं इसके बहुत सारे यूजेस हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिकल और इसके टेक्निकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। पहले हम क्या करेंगे मेडिकल फील्ड में इसके यूजेस देख लेंगे, उसके बाद जो है टेक्निकल फील्ड में इसके यूजेस देख लेंगे। अब हमारे पास जो है मेडिकल फील्ड में क्या है कि डिफरेंट डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इसको अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है। एक ट्रांसमीटर से हम क्या करते हैं बॉडी के अंदर ये वेव्स जो है भेजते हैं और फिर क्या होती हैं कि वो जो ट्यूमर्स वगैरह होते हैं उनसे टकरा कर जो है वो वापस आ जाती हैं, मतलब रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं। उनके रिफ्लेक्शन से हम जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि किस तरह का ट्यूमर है क्या और डिजीज़ है बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये एक हमारे पास इसका यूज़ हो गया मेडिकल फील्ड में। और दूसरे मेडिकल फील्ड में क्या है कि जो आर्टरीज़ हैं उनमें जो क्लॉट्स बन जाते हैं, खून जम जाता है, उसको जो है रिमूव करने के लिए भी क्या यूज़ किया जाता है, इनको अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ किया जाता है। अब अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी चूँकि बहुत ज़्यादा होती है तो वो क्या करती है उसको तोड़ फोड़ देती है। उसके बाद जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है ये थायराइड ग्लैंड फॉर द डायग्नोसिस पर, मतलब ये थायराइड ग्लैंड की पिक्चर लेता है, ठीक है, और उसको जो है वो यूज़ किया जाता है उसको डायग्नोस करने के लिए। उसके बाद जो है टेक्निकल फील्ड में क्या है कि हमारे जो ज़मीन के नीचे जो चीज़ें होती हैं क्या किया जाता है उनको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी जाती हैं ज़मीन में और वो जहाँ से टकरा कर वापस आती है। तो हमने जहाँ पर हमें पता होता है कि यहाँ पर कोई हमने एलिमेंट लेना है तो वहाँ पर हम भेजते हैं। अगर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए उसकी रिफ्लेक्शन से हम देखते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पर है या नहीं है। इसी तरह से वो गैस वगैरह को भी डिटेक्ट करते हैं कि सोई गैस यहाँ है और दूसरे जो हमारे पास एलिमेंट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है।
उसके बाद जो है डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए कि कितनी डेप्थ है किसी चीज़ की, अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं, जितना डिस्टेंस वो कवर करके आती हैं वेव्स जितनी देर बाद, तो हम कहते हैं कि इतना जो है उसका डेप्थ है। इसके लिए यूज़ की जाती है टेक्निकल फील्ड्स में। और इस ये जो टेक्निक है कि नीचे से हम डेप्थ वगैरह फाइंड आउट करते हैं, इसको हम कहते हैं सोनार। इस टेक्निक को कहते हैं सोनार। और सोनार को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, साइज़ और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है आपका ये जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स, इनको आप किसके लिए यूज़ करते हैं, क्रैक्स वगैरह, जो मशीनरी वगैरह में क्रैक्स आ जाती हैं वो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आती, अंदर वगैरह होती हैं। अब क्या होता है कि वो डेंजरस हो सकती हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं भेजी जाती हैं। अगर वो जो है उसकी रिफ्लेक्शन वगैरह से कहाँ से टकरा कर आती है, अगर अंदर चली गई है तो वो उन्होंने डिटेक्टर्स लगाए होते हैं, तो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसमें क्रैक है या नहीं है। ये सारे यूजेस हैं इसकी, कुछ मेडिकल फील्ड में, कुछ जो है टेक्निकल फील्ड में। अब इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। आपने ये जो है हेडिंग देनी है यूजेस इन मेडिकल फील्ड, और उसके बाद जो है थर्ड वाला जो पॉइंट है यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। इस पे हेडिंग देंगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़। डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इन मेडिकल फील्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज टू डायग्नोज एंड ट्रीट different ailments. For diagnosis of the different diseases, ultrasonic waves are made to enter the human body through transmitters. These waves are reflected differently by different organs, tissues or tumors. The reflected waves are then amplified to form an image of the internal organs of the body on the screen. Such an image helps in detection the defects in these organs. मतलब डिफरेंट टिश्यूज़ वगैरह से, ट्यूमर्स से जो है टकरा कर आती है, तो हम उसके रिफ्लेक्शन से पता चलाते हैं कहाँ पर जो है वो कोई मसला है। उसके बाद आपने आगे हेडिंग देनी है रिमूवल ऑफ द ब्लड क्लॉट्स, और आपने ये वाला पॉइंट लिखना है पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज़ नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फॉर्म्ड इन आर्टरीज। फिर आप आगे हेडिंग देंगे फॉर डायग्नोस पर्पस, अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज टू गेट द पिक्चर्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स फॉर द डायग्नोसिस पर्पस। ठीक है, ये वाला। उसके बाद आप हेडिंग देंगे, ये आपने लिख लेना ना, फॉर डायग्नोस पर्पस के बाद आप हेडिंग देंगे यूज़ इन टेक्निकल फील्ड। यूजेस इन टेक्निकल फील्ड हेडिंग देने के बाद नीचे एक और हेडिंग देंगे आप फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ वाटर, और उसके बाद ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे आप। अल्ट्रासाउंड यूज टू लोकेट द अंडर वाटर डेप्थ और इज़ यूज फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइंग डीप ऑन द ओशन फ्लोर एट्सेट्रा। द टेक्निक इज़ कॉल्ड सोनार। इसको हम सोनार कहते हैं, जिसका क्या है वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। The sound waves are sent from a transmitter and a receiver collect the reflected sound. The time lapse is calculated. Knowing the speed of the sound in the water, the distance of the objects from the ocean surface can be estimated. कि जो इतना टाइम लगाते हैं उसकी स्पीड वगैरह से हम क्या करते हैं, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपका हो गया टेक्निकल फील्ड में फर्स्ट जो है यूज़। आगे जो है बुक के पेज नंबर 32 पर आ जाए, वो बता रहा है कि सोनार को हम और किस लिए यूज़ करते हैं। सोनार मैंने आपको बताया है एक टेक्निक है। सोनार रेंजिंग इज़ आल्सो यूज टू सी द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके लिए सोनार यूज़ करते हैं। आपने सोनार की हेडिंग देखी, ये पूरा पॉइंट लिख देना है। उसके बाद जो है आपने हेडिंग देनी है डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स, और ये वाला पैराग्राफ जो है आपने पूरा लिखना है। ठीक है, ये क्या है, क्रैक्स अपीयर इन द इंटीरियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ द हाई स्पीड हैवी मशीन्स सच एज टर्बाइन्स, इंजन्स ऑफ द शिप्स एंड द एयरप्लेन्स ड्यू टू एक्सेसिव यूज। These cracks are not visible from the outside, but they can be very dangerous. Such cracks can be detected by ultrasonic. A powerful beam of ultrasound is made to pass through these defective parts. While passing, these waves are reflected by the surface of these cracks and flaws. The comparison of the ultrasonic waves reflected from cracks and from surface of these parts can give a clue to the existence of the cracks.
कि रिफ्लेक्शन से ही होता है। इसका पूरे का फिनोमेना यही है कि वो बीम भेजी जाती है और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। तो रिफ्लेक्शन से हम जो हमारा रिसीवर होता है वो जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है, क्लू देता है हमें कि इसमें कोई क्रैक वगैरह, कोई डिजीज़ है ह्यूमन बॉडी में है अगर तो डिज़ीज़ है, अगर कहीं हम लोग मशीन में भेजते हैं तो क्रैक वगैरह के फाइंड आउट करने के लिए है या नहीं। अब आपका जो है पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको कहा था जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखना है, आपने लिखे होंगे। जब आप स्कूल वापस आएंगे तो मैं आपकी कॉपीज़ चेक करूँगी। अब जो है नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज रहती है, इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। फर्स्ट जो है MCQs पेज नंबर 33 पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसमें आपने फर्स्ट वाला है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जाम्पल है? साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स और वाटर वेव्स। साउंड वेव्स जो है वो एग्जाम्पल है किसकी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। ये हमने पीछे पढ़ा था। हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर? किसके ज़रिए होती है? बाय चेंजिंग इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर की वजह से वो क्या करती है कि हमारे कहाँ तक पहुँचती है। उसके बाद क्या है? विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ साउंड। साउंड जो है किस तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है? मैकेनिकल है कि हम बोलते हैं तो मतलब हम वर्क करते हैं तो उसके क्या करता है कि हमें एनर्जी हम यूज़ करते हैं। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे? मैकेनिकल का मतलब हमेशा यही होता है जिसमें हमारे जो है ख़ुद हम इन्वॉल्व होते हैं, कोई इंसानी एफर्ट लग रही होती है। तो ये क्या है? हमारे पास मैकेनिकल है। अब उसके बाद है astronauts in the space need to communicate with each other by radio links because क्यों उनको ज़रूरत पड़ती है एस्ट्रोनॉट्स को कि वो रेडियो लिंक्स के ज़रिए से बात करते हैं। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस। हमने पढ़ा था कि साउंड वेव जो है वो स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती। ये आपका सी ऑप्शन ठीक है। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स। किसके लिए साथ है उसका रिलेशन? एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड है उसका। अब उसकी फ्रिक्वेंसी और पीरियड वेवलेंथ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, एम्पलीट्यूड से था। हमने पढ़ा था लाउडनेस वाला टॉपिक डिटेल से। उसके बाद फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ फॉर द साउंड वेव लाइज बिटवीन, ये मैंने आपको अभी बताया है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। उसके बाद जो है व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज़ इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज। क्या जो है इंक्रीज़ करने से, अगर हम उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर देते हैं तो कौन सी दो चीज़ें जो हैं वो डिक्रीज़ होंगी? एक तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी, एक उसका पीरियड डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं तेज़ तेज़ जाएगा तो पीरियड डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर तेज़ से जाएगा, वेवलेंथ हमने पढ़ा था, तो वो इसकी वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपके MCQs भी हो गए। आगे रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके रिव्यू का, व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। मैं वैसे भी लिखवा रही हूँ, आप नोट कर लीजिए अगर आपने यहाँ से नोट करना है। जब ये लेक्चर अपलोड होगा तो आपको पिक्चर्स भी साथ मिल जाएंगी। ठीक है, ये रिव्यू एक्सरसाइज आपको मैं रिटन फॉर्म में, जो पिक्चर्स की फॉर्म में जो है वो आपको सेंड कर दूँगी, तो वहाँ से उसके आंसर्स वगैरह देख लीजिएगा, एग्जैक्ट जो आंसर्स हैं। बाकी आप खुद से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसकी फर्स्ट वाले क्वेश्चन की नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं कि हमने पढ़ा था कि बॉडी को वाइब्रेट करना चाहिए और हमें प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ये हमने दो पढ़ा था कि इसकी नेसेसरी कंडीशंस हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, द बॉडी शुड वाइब्रेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। सेकेंड वाला पॉइंट है देयर मस्ट बी अ मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। हमें मीडियम की ज़रूरत है और बॉडी को वाइब्रेट करना ज़रूरी है। ये दो कंडीशंस थी किसकी? के वो प्रोडक्शन ऑफ साउंड की। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 11.2, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑन द स्पीड ऑफ साउंड? इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स मोर फास्टर, एयर, सॉलिड और लिक्विड? जस्टिफाई योर आंसर। आपको पता है कि जो है साउंड सॉलिड में सबसे तेज़ जो है वो जाती है, ट्रैवल करती है। वो क्या है हमारे पास कि सॉलिड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं और जल्दी से अपनी एनर्जी जो पास करते हैं, तो हम आवाज़ जो है वो सॉलिड में ज़्यादा जल्दी जो है वो ट्रैवल करती है। ये हमने पीछे पढ़ा था कि लिक्विड के अंदर 5 टाइम्स ग्रेटर देन गैस है और सॉलिड के अंदर 15 टाइम्स ग्रेटर देन जो है वो गैसेस वो साउंड ट्रैवल करती है। इसका क्वेश्चन का आंसर सुन लें, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। देयर विल बी अ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, साउंड ट्रेवल्स मोर फास्टर इन सॉलिड
because in case of solids the molecules are very close to each other and they are executing vibratory motion. In doing so they transfer the sound energy to the neighboring molecules. Due to this reason the speed of sound is greater than solids as compared to the liquids and gases. ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 11.3। उसका क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ कैन यू प्रूव द मैकेनिकल नेचर ऑफ द साउंड बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। आपने जो पीछे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था वो आपने मैकेनिकल नेचर वाला वो आपने पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ये आपका पीछे से है, इसमें कोई भी जो है कट करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, वो जितना भी मैंने लिखवाया था वो सारा लिख दीजिएगा। 11.4 वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स। ये भी पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो ये आपने एज इट इज़ जो है वो इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन बताइए, जो दो थे ना वो लॉन्ग क्वेश्चन थे। उसके बाद 11.5 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, साउंड इज फॉर्म ऑफ वेव, लिस्ट एटलीस्ट 3 रीज़न टू सपोर्ट द आइडिया दैट साउंड इज़ अ वेव। हमने ये बताना है कि साउंड इज़ अ वेव। अब हमने इस आइडिया को प्रूफ करने के लिए एटलीस्ट 3 रीजंस देने हैं कि साउंड जो है वो वेव ही है। अब हमारे पास क्या है कि वेव की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई थी, क्या थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि वेव क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, और उसके बाद जो है और क्या था इसका रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन वगैरह जो फिनोमेना जो है करती है वेव। अब देखिए साउंड करती है या नहीं। अब हमारे पास क्या है, साउंड इज़ अ वेव। आपने नीचे इसके 3 रीजंस देने हैं कि साउंड वेव क्यों है। पहला रीज़न सुन लें, इट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम अ साउंडिंग बॉडी टू द लिसनर। अब ये क्या करती है कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है साउंडिंग बॉडी से लिसनर तक। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट है, इट कॉजेज़ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट। ये किस वजह से होती है, जब मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। उसके बाद हमने वेव की डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो डिस्टर्बेंस जो है उसको हम वेव कहते हैं, तो ये वाइब्रेट करती है इसलिए ये क्या है, वेव है। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट देख लें, इट मैनिफेस्ट द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डायफ्रैक्शन। सो ये हमारे पास क्या है, एक वेव है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स थे 11.5 वाले क्वेश्चन के। उसके बाद 11.6 वाला क्वेश्चन है आपका, वी नो दैट वेव्स मैनिफेस्ट फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन एंड द रिफ्रैक्शन। डज साउंड आल्सो मैनिफेस्ट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वेव का हमें पता क्या कि वो क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है, डायफ्रैक्शन करती है, रिफ्रैक्शन करती है। क्या साउंड करती है? यस, साउंड करती है। आपने आंसर देना है यस, साउंड आल्सो मैनिफेस्ट द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बस इतना सा आंसर है आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं। उसके बाद जो है आपका 11.7 वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या रहता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू। पहले आपने इनका डिफरेंस बताना है, फिर आपने क्या करना है, इन दोनों का रिलेशनशिप बताना है। डिफरेंस में क्या करेंगे आप, एक तरफ लाउडनेस लिखेंगे, एक तरफ इंटेंसिटी की हेडिंग देंगे। लाउडनेस के नीचे लाउडनेस की डेफिनेशन, इंटेंसिटी के नीचे इंटेंसिटी की डेफिनेशन, और उसके बाद बता देंगे इनका यूनिट क्या है। लाउडनेस की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, लाउडनेस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। उसके बाद नीचे आप लिखेंगे इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं है। उसके बाद हमारे पास इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे आप, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द साउंड वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये आपकी पूरी पूरी डेफिनेशन होगी। उसके नीचे आप लिखेंगे सेकंड वाला पॉइंट, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज़ वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी का सारा। ठीक है, ये हमने लिख लिया डिफरेंस। अब रिलेशनशिप क्या है इनका, वो जो हमने वेबर फ्रेशनर लॉ पढ़ा था उसमें जो था रिलेशनशिप जो भी था उसका, तो वो हम लिखेंगे इन दोनों का रिलेशनशिप।
The loudness of the sound is directly proportional to the logarithm of intensity over a relation L directly proportional to log I वाला, वो आप लिखेंगे L directly proportional to log I। उसके नीचे जो आप लिखेंगे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर L इक्वल्स टू K log I। ये मैं आपको रिटर्न फॉर्म में भी दूंगी, ठीक है। तो अभी अगर आप कर लें इसको, आपको पेज पे देख लें, ये आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है 11.8 वाला है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड, कि लाउडनेस ऑफ द साउंड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन, एक तो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड और वाइब्रेटिंग बॉडी, और उसके बाद एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पे, और तीसरा वाला है फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर पे। ये हमने पीछे पढ़े हुए हैं, तो आप ये सारे बता देंगे किन किन पे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए सिर्फ इनके नाम लिखेंगे, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका 11.9 वाला। 11.9 में क्या है आपके पास कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, नेम एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। पहले हमने जो था उसमें इंटेंसिटी वाले टॉपिक में इंटेंसिटी लेवल निकाला था, उसके बाद हमने उसका यूनिट बताया था, वो क्या था, बेल और डेसिबल वाला। तो आप इसमें वही लिखेंगे, मैं बता देती हूँ कितना लिखेंगे आप। यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। द डिफरेंस L माइनस एल नॉट बिटवीन द लाउडनेस L ऑफ एन अननोन साउंड and the loudness L naught is called the intensity level of an unknown sound। ये लिखने के बाद आगे लिखिए, इंटेंसिटी लेवल इक्वल्स टू L माइनस एल नॉट था, इक्वल्स टू log I डिवाइडेड बाय log I नॉट, साथ में इसका यूनिट लगा दीजिए बेल, ठीक है। ये आपका हो गया ख़त्म। उसके बाद जो है आपने आगे लिखें, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ बेल, कि इसका यूनिट क्या है, बेल है। आगे आपने उसका यूनिट भी डिफाइन करना है। इट इज़ डिफाइंड एज, बेल की डेफिनेशन लिखें, इफ़ इंटेंसिटी ऑफ एनी अननोन साउंड इज़ 10 टाइम्स ग्रेटर देन द इंटेंसिटी आई नॉट ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिएबल साउंड I equals to 10 I naught, then intensity level of such a sound is taken as unit called bell। ये आपने साथ में बेल की डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, यूनिट है इसका। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास 11.10 वाला। 11.10 में वो क्या कहता है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लाउडनेस, व्हाई डू वी यूज़ द लॉगरिथम स्केल टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ द साउंड इंटेंसिटीज वी हियर। अब वो कहता है कि आपने बताना है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लाउडनेस, और हम इसका लॉगरिथमिक स्केल क्यों यूज़ करते हैं, वो आपने बताना है, ठीक है। पीछे हमने पढ़ के आए थे, जब हमने लाउडनेस और इंटेंसिटी का डिफरेंस बताया था, तो हमने कहा था कि हमारे पास लाउडनेस क्या है, वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। अगर लाउडनेस फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है तो फिर उसका यूनिट भी नहीं है। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे, लाउडनेस इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स वाई इट हैज़ नो यूनिट, इसलिए इसका यूनिट नहीं है। वी यूज़ द लॉगरिथमिक स्केल टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ द साउंड इंटेंसिटीज वी हेयर बिकॉज दिस रेंज इज़ सो वाइड, क्योंकि इसकी रेंज बहुत बड़ी होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक स्केल जो है वो यूज़ करते हैं। ये आपका जो है ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 11.11 वाला। वो क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड पिच, डिस्क्राइब देयर रिलेशनशिप। आपने इसका रिलेशनशिप बताना है। आप एक तरफ फ्रिक्वेंसी की हेडिंग देंगे, एक तरफ पिच की एक डेफिनेशन लिखेंगे, फ्रिक्वेंसी की, पिच की डेफिनेशन लिखेंगे, फ्रिक्वेंसी का यूनिट लिखेंगे और पिच का यूनिट लिखेंगे, ठीक है। और वो जो डायग्राम थी साथ वो डायग्राम बना दीजिएगा। ये आपका 11.11 वाला भी हो गया। नेक्स्ट है जी 11.12, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑन लाउडनेस एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑन पिच ऑफ द साउंड। ये आपने बताना है किस तरह से वो है चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ लाउडनेस जो है इफेक्ट है, और चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑन द पिच ऑफ द साउंड।
अब जो है इसका आंसर देखें, इफ़ देर इज़ एन इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी देयर विल बी इंक्रीज इन द लाउडनेस ऑफ। अगर उसका एम्पलीट्यूड होगा, लाउडनेस डिपेंड करती थी एम्पलीट्यूड पे पीछे पढ़ के आए हो। अगर हम क्या करते हैं एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर देते हैं ना, तो उसकी जो है लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली ग्रेटर द फ्रिक्वेंसी ग्रेटर विल द पिच। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करते हैं तो उसकी पिच जो है वो ज़्यादा हो जाती है। लोअर द फ्रिक्वेंसी विल लोअर द पिच। और हमने पढ़ा था कि फ्रिक्वेंसी और पिच का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये आप इसका आंसर लिख देंगे। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ ये आंसर। इफ़ देर इज़ एन इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी देयर विल बी द इंक्रीज इन द लाउडनेस ऑफ साउंड। और अगला वाला है सिमिलरली ग्रेटर द फ्रिक्वेंसी ग्रेटर विल बी द पिच, लोअर द फ्रिक्वेंसी लोअर विल बी द पिच। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद है 11.13 वाला, वो आपने बताना है 11.13 इफ़ द पिच ऑफ द साउंड इज़ इंक्रीज व्हाट आर द चेंजेस इन द फॉलोइंग। अगर हमारे पास हम इसकी जो है पिच को इंक्रीज कर देते हैं तो इन सब के ऊपर क्या जो है वो चेंजेस आएंगे। अब हमारे पास पता है इसका आंसर देखें, लिखना चाहें तो लिख भी लें। अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन हमारे पास क्या थी, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इफ़ देर इज़ एन इंक्रीज इन द पिच देयर विल आल्सो बी इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी। तो क्या होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी में इंक्रीमेंट आएगा। वेव लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और उसके बाद जो है वेव वेलोसिटी विल इंक्रीज, और वेव की वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। देयर विल बी नो चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, लेकिन एम्पलीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रिक्वेंसी पिच ज़्यादा होने से इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन था। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी वो जल्दी चलेगा, वेवलेंथ कम हो जाएगी। पीछे हम पढ़ के आए हैं इसका रीज़न। उसके बाद अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर ये क्या है कि उसके एम्पलीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद है 11.14 वाला, if we clap or speak in front of a building while standing at a particular distance we rehear our sound after some time, can you explain how does it happen। ये हमारे पास कौन सा वाला है कि अगर हम टॉल बिल्डिंग के सामने खड़े हैं हमें अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देगी। तो ये फिनोमेना पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या है, इको का फिनोमेना है। आपने इसके आंसर में क्या लिखना है, इट इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। When sound is incident on the surface of a medium, it bounces back into the first medium. This is known as reflection of sound or echo। ठीक है, इस वजह से ये होता है। आगे आपके पास है 11.15 वाला, वो हमारे पास क्या है, what is the audible frequency range for human ear, does this range vary with the एज ऑफ पीपल। ये सारा का सारा ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज वाला टॉपिक लिख दीजिएगा इसके अंदर। उसके बाद एक्सप्लेन द नॉइज़ इज अ नॉइजनेस, ये नॉइज़ वाला टॉपिक लिख दीजिएगा। उसके बाद डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारा लिखें। व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन द मेडिसिन वाली मैंने मेडिकल जो फील्ड में है वो सारे के सारे इसके यूजेस लिख दीजिएगा हेडिंग के साथ। आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रह गया आपके। अब रिव्यू एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में से ही हैं बेसिकली, लेकिन फिर भी उनको जो है एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने पहले ही याद किए होंगे, तो उनको एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स वगैरह रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपने ये सारा कुछ अच्छे तरीके से बेटा याद करना है ताकि आपको दोबारा जब आप स्कूल आएँ तो फिर से एक दफ़ा बर्डन ना हो आपके ऊपर। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।